ओम। कल कुछ गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बात हुई थी। 5 प्रकार के गुप्तचरों की बात थी। आचार्य जी कुछ जानना था कुछ। हाँ जी। ये तीसरे अध्याय में से कुछ शंका थी। जी। तीसरे अध्याय में जो वानप्रस्थ के लिए बताया है और क्षत्रिय मतलब वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। हाँ। आश्रम व्यवस्था में तो ये समझ में आ रहा है कि उसके योग्य है तो उसको उस रूप में संज्ञा के रूप में जाना, जैसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम में है, हुँ, गृहस्थी गृहस्थ आश्रम में है, मुनि ऐसे सन्यासी। हुँ, तो वहाँ अनवर्थक दिख रहा है, लेकिन ये जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र है, हुँ। ये मतलब पढ़ लिख करके इसमें नियुक्त हो चुके, योग्य हो चुके, या अपना स्वयं से वर्ण किया है, कैसा इसकी व्यवस्था है? क्षत्रिय अध्ययन या ब्राह्मण का, वैश्य शूद्र का वर्ण ये कौन करता है इन व्यक्ति सब का? वर्ण का कैसे चयन करता है, ये पूछ रहे हैं? हाँ, चयनित इन सब का कौन करता है कि ब्राह्मण में है, क्षत्रिय में है या वैश्य में है? राजा इसकी ही करेगा? नहीं, नहीं। इसकी व्यवस्था जितना मैंने शास्त्रों को देखा है, कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता का मतलब व्यक्ति स्वयं करता है। जी कोई दूसरा नहीं करेगा। जी। तो इसमें जैसे कि हमने कहा क्षत्रिय कुल के बालक हो, जैसे उसे जो उसके पिता या क्षत्रिय कुल का वर्ण किया है, तो उनके बच्चों को उसी शब्द से कहा जाता है, एक गौण रूप से। गौण रूप से ना। हुँ, तो मतलब भावी रूप में कल के डेट में वो भी ऐसा बनेगा, इस दृष्टि से क्षत्रिय कुल ब्राह्मण कुल ऐसा कथन होता है। हाँ, हाँ। हम्म। जी। और एक इसमें वानप्रस्थ वाला एक शंका थी। हुँ, अभी तक जितने भी क्षत्रिय व्यवस्था देखते हुए जा रहे हैं, हुँ, राज्य की दृष्टि से, हुँ। तो वानप्रस्थ गमन करने का जो समय है वही क्षत्रिय के लिए भी माना जाएगा, क्या ये एक सामान्य नियम है? वानप्रस्थ गमन का नहीं, सभी हाँ, तीनों वर्णों के लिए है। मतलब द्विजों के राजा लिए भी है जाएगा वानप्रस्थ। और अमात्यादि जो भी सब एक हाँ, काल में जाएगा पुत्र का पुत्र होने पर। बिल्कुल। नहीं, जाएगा में जो है ना विकल्प देखा जाता है व्यवहारिक स्तर पर। जी। जाना चाहिए, पर ना भी जाए वो भी पक्ष देखा जाता है। अच्छा। जैसे धृतराष्ट्र है, पुत्र का पुत्र बहुत बड़े भी हो गए थे, परपोता भी हो गया था शायद। जी। ठीक है। अभिमन्यु का पुत्र तो हो गया था ना, परपोता भी आ गया था। जी। तो दोनों तो पक्ष ये देखे जाते हैं। स्वतंत्रता है या उनकी एक परिस्थिति विशेष मान कर कैसा अपवाद हो सकता है, कैसा क्या, या दोनों है? देखिए, महाभारत काल तक तो काफी बातें यानी वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे।
हुँ, जहाँ नहीं चल रहे थे तो उनकी निंदा भी कम से कम की जाती थी। जी। पर इसकी निंदा भी नहीं हुई का मतलब संभवतः वह वैकल्पिक है, या कुछ आपातकाल या जो भी कुछ ऐसा मान जाए, पर एक सामान्य नियम तो वही है कि जाना चाहिए, पर ना जाने का भी पक्ष कई-कई देखने में आता है। हुँ, तो एक तरफ इसमें थोड़ी शंका और आ जा रही है, ऐसा अगर हम मान के चलते हैं, हुँ, जो 100 वर्ष तक पुत्र-पौत्री, नाती-नाती के साथ खेले-कूदे ये माता-पिता वो मतलब आनंद मनाए, ये बात कैसे देखना आनंद चाहिए इस मनाएँगे वानप्रस्थ वो, आश्रम व्यवस्था में? पुत्र का पुत्र हुआ का मतलब उसका विवाह होके कुछ समय हो चुका है। अब वो अपने कार्यभार सँभाल रहे हैं, अनुभव हो गया है उसको। अब बड़ों के सहारे की अनिवार्यता नहीं है। नहीं, शायद मेरे से प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ है। हुँ, हुँ। मतलब श्रुति हमें ये प्राप्त हो रही है कि 100 वर्ष तक नपुत्री, पौत्री आदि के साथ आनंद मनाए। 100 वर्ष तक ठीक है, हाँ। तो उधर वानप्रस्थ की व्यवस्था पुत्र का पुत्र होने पर जाए, एक सामान्य नियम मान के चलते हैं। तो ये इस विधि को वहाँ कैसे देखना चाहिए? मंत्र का जो विधि है, उपदेश है। देखना पड़ेगा। वो है, मंत्र तो कहता है पुत्रासो यत्र जी, पितरो भवन्ति। लेकिन नप्ता जी, की बात है क्या उस मंत्र में? शतबिंदु शरदो अन्तिदेवा यत्र नक्षत्र जरसं तनूनां जी, पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति। जी, जी। इतना ही है वहाँ। तो आवाज़ शायद आपकी कट रही है उधर से काफ़ी। अच्छा, मैं या तो ये बंद कर रहा हूँ वीडियो। शायद मुझे ही कट रहा है, अन्यों को भी कट रहा है, ये नहीं पता। बाकी को कैसे आ रही है मेरी आवाज़? नहीं, आवाज़ आ रही है, कुछ डिस्टर्बेंस भी बहुत आ रहा है। अच्छा, कहीं से तो दूसरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। अब आ रही है ठीक से? हाँ, जी ठीक सर है, जी, ठीक अब है। अच्छी आ रही है आवाज़। पहले से ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब पर नेटवर्क कुछ कमज़ोर है। डिस्टरबेंस आ रहा है बैकग्राउंड में। अब ठीक है, पहले से तो ठीक है ना? बाकी को हाँ, चल झेलना जी, आपकी पड़ेगा। आवाज़ ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो वो तो तो वो देखना श्रुति पड़ेगा, के बारे बाकी में नियम तो बाद यही में है। बताएँगे ना? जी? वो श्रुति के बारे में बाद में बताएँगे ना, इसके हाँ, सामंजस्य हाँ, हाँ। कैसे देखना चाहिए? हाँ, आप भी देख लेना जी, वहाँ नप्ताओं के साथ ऐसा कुछ है भी या नहीं? मंत्र में तो नहीं दिख रहा। ठीक है? जी, 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 ठीक है, अब आगे हो बढ़ेंगे। गया। गुप्तचर की जो व्यवस्था है, 5 प्रकार के गुप्तचरों की व्यवस्था की तो बताया है, 4 और बाकी है और उन सबके कार्यों की भी अभी चर्चा होगी। ये चापि असम्बन्धिनो अवश्य भर्तव्यास्ते लक्षणम् अंगविद्यां जम्भकविद्यां मायागतम् आश्रमधर्मं निमित्तम् अंतरचक्रम् इत्यधीयानाः सत्रिणः। तो जो राजा के, इसमें कुछ मुद्रण दोष तो नहीं है? एक मिनट, दूसरा पुस्तक देखना पड़ेगा। असंबंधिनः नहीं होना चाहिए इसे, ये चापि संबंधिनः होना चाहिए। जो राजा के संबंधी है, जिनका पालन पोषण करना राजा के लिए अनिवार्य हो जाता है, पर उनकी राज कार्यों में क्षमता नहीं है। एक मिनट में पाठ देख रहा हूं इसको। एक मिनट।
ये चास्य ये चास्य संबंधिनः ऐसा वो पाठ है, उसको आप बदल सकते हैं। ठीक है। ये च अस्य राज्यः, उस राजा के जो संबंधी है, जिनका भरण पोषण करना राजा के लिए आवश्यक है। इसमें होता ऐसा है, राजा अपने जितने भी वो संबंधी है उन सबका भरण पोषण राजा को करना चाहिए, क्योंकि वो राज परिवार से सब जुड़े हुए हैं। तो राज परिवार संबंधी अनेक कुछ गुप्त बातें उन सबको पता होता है, और वो यदि राजा उनको छोड़ दे, वो शत्रुओं के हाथ पड़ गया, तो उनके द्वारा शत्रु राजा को नियंत्रित करने की एक संभावना रहती है। इससे राज परिवार के जितने भी लोग हैं उन सबकी सुरक्षा, उन सबका देखरेख, पोषण आदि। और दूसरा ये भी है कि परिवार का अपना सम्मान होता है। राज परिवार का ये है, ऐसे ही घूम रहा है, तो परिवार के प्रति एक प्रतिष्ठा प्रजा में उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इससे उनका भरण पोषण राजा को करना पड़ेगा, और खाली बैठे बैठे खिला नहीं सकते, बुद्धि खराब हो जाएगी। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो उनको कुछ ना कुछ काम में उलझाना पड़ेगा। तो उनके लिए गुप्तचरों की एक व्यवस्था है जिसका नाम है सत्री। ये वास्तव में गुप्तचर नहीं है, बल्कि एक वार्ताहर है। तो वो जो है, लक्षणम अंग विद्याम जम्बक विद्याम मायागतम आश्रम धर्मम निमित्तम अंतर चक्रम, इतने सारे विद्याओं को पढ़े हुए हो। अब इनकी व्याख्या तो आचार्य ने किया नहीं है, ऊहा ही कर सकते। इस नाम से कोई शास्त्र आज उस रूप में उपलब्ध होते नहीं है। तो लक्षणम यानी लक्षणों को देखकर कुछ समझना। यदि लाल रंग की बिजली चमकी है तो ऐसा होगा, या फलाना हुआ तो ऐसा होगा। ये लक्षण विद्या है। ये हमें आज इस संबंधी कई शास्त्रों में संकेत मिलते हैं। अंग विद्या ये पहले भी आया हुआ था। शरीर के अवयवों के बनावट और उनके हाव भाव आदि देख के कुछ समझना। जंभक विद्या तो पता नहीं। वशीकरण कह रहे हैं व्याख्याकार। मायागतम अंतर्धान होना, यानी अचानक छुप जाना। आश्रम धर्मम, आश्रम धर्म को तो सब जानते ही हैं। तो ये सारे विद्याओं को, और निमित्तम और अंतरचक्रम, निमित्तम अंतरचक्रम को इंद्रजाल कह रहे हैं। और शकुन निमित्तम अंतरचक्रम शकुन शास्त्र कह रहे, पक्षियों के शास्त्र। तो इनकी व्याख्या जो है, व्या, वो अलग अलग से भी की जा सकती है। इससे दो तीन अर्थ यहाँ व्याख्या में आपको दिखेंगे। जैसे माया गतम का अंतर्धान होना, और साथ में इंद्रजाल भी है। आश्रम धर्म तो मनुस्मृति आदि है। निमित्तकम जो है उसके अंदर ये शकुन जो कहे जाते हैं, यदि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ऐसा होगा, ये हुआ तो ऐसा होगा, कौवे ने आवाज किया तो ऐसा होगा। इसमें आजकल तो ज्यादातर पाखंड प्रचलित है, पर कुछ सत्य भी होंगे बातें जो उस समय संकलित किए गए थे। तो ये है निमित्तम। और अंतरचक्रम है, ये काम शास्त्र अर्थ किया है। तो इन सब विद्याओं को वो जाने, और इनका इनका नाम दिया है सत्रिनः, ये सत्री है।
संसर्ग विद्या व, इसमें गीत नृत्य आदि की बात कही है। नहीं, ये सब विद्या ये जाने। ये जनपदे यानी ये पहला सत्री है, वो क्या कार्य कौन करेंगे ये बाद में बताया जाएगा। जो राज परिवार का है, जिसका भरण पोषण राजा को करना होगा, वो इन इन विद्याओं को जाने और वो सत्री नामक एक पद पे उनको नियुक्त किया जाए। वो करेगा क्या बाद में बताएंगे। या कुछ पहले भी बताया है, सत्री जो है वार्ताहर के रूप में औरों के पास जाकर सूचना दे के आते हैं, या अपने स्वामी के तरफ से वो कुछ यानी चर्चा भी कर सकते हैं। हमारे स्वामी ऐसा चाहते हैं, तुम क्या चाहते हो, भावताव करना होता है, तो वो भी वो कर सकते हैं। तो ये सब उनका काम है, और भी कुछ काम आगे बताएंगे। दूसरा है, ये जनपदे शूराः त्यक्तात्मानः हस्तिनं व्याजं वा द्रव्य हेतोः प्रतियोधयेयुः ते तीक्ष्णाः। दूसरा जो तीक्ष्ण है, वो ऐसे शूरवीर है जनपद में जो कि रिस्क लेना बहुत पसंद करते हैं। प्राण से कोई मतलब नहीं, पर उनको शौक होता है कि जो और नहीं कर सकते, जो कठिन से कठिन काम है वो मैं करूं। उनको थोड़ा सा यानी क्या क्या बोलते हैं, स्पर्धा, बेटिंग जो होता है ना, इतने पैसे दूंगा, हाथी को मार दो, हाथी को पकड़ो तो जाके पकड़ देगा। इतने पैसे दूंगा, ये शेर को मारो तो जाके शेर को मारेगा। यानी एक उत्साह होता है अंदर से कुछ लोगों में। तो उस प्रकार की जो व्यक्ति है उनको तीक्ष्ण कहते हैं। और तीसरा है, ये बंधुषु निस्नेहाः क्रूराः च क्रूराश्च अलसाश्च ते रसदाः। दूसरा वाला तो है बहुत उत्साही, अत्युत्साही और रिस्क लेने वाला, कुछ भी कर सकता हूं इस टाइप का। तीसरा वाला उसके बिल्कुल विपरीत, जिसको किसी से कोई संबंध नहीं, अपने परिवार में किसी से कोई संबंध नहीं है, अपना अकेला पड़ा रहेगा, बहुत क्रूर है, यानी उसके अंदर कोई संवेदन नामक कोई वो नहीं है, और पड़े रहते, कुछ करने की ज्यादा प्रवृत्ति नहीं होती, ज्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं रखते हैं। उनका नाम है रसदाह। रस तो यहाँ विष के लिए है, जो विष दे देते हैं। अरे किसी को आप कहो कि उनके भोजन में विष मिला दो, वो पहले तो स्वीकार नहीं करेगा, दबाव में स्वीकार करेगा तो हड़बड़ाएगा, उसकी चेहरा बिगड़ जाएगा, उसकी चेष्टाएं बिल्कुल अलग हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति संवेदनशील होता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे कुछ भी काम करा दो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो भी कई काम आएंगे। उनका नाम है रसदाह। और चौथा प्रकार है, ये गुप्तचरों के अंतिम प्रकार है, परिव्राजिका वृत्तिकामा दरिद्रा विधवा अप्रगल्भा ब्राह्मणी। इतने विकल्प है। तो परिव्राजिका वृत्तिकामा यानी वृत्ति की कामना करने वाले, ऐसा इनमें से कोई भी हो सकता है। दो दो इसमें लक्षण है। दरिद्र यानी उसके पास ज्यादा पैसे भी ना हो, पैसों की कामना हो, और वृत्ति की यानी कुछ काम करके मैं कमाऊं और कुछ अच्छे से जीवूं, ऐसी जो अपेक्षा रखने वाली, या तो परिव्राजिका हो या विधवा हो। प्रगल्भा विधवा, प्रगल्भा ब्राह्मणी, जो ब्राह्मणी विधवा प्रगल्भा, जो बहुत व्यवहार कुशल, यानी तो परिव्राजिका हो या ब्राह्मणी विधवा हो, किंतु कुछ वृत्ति चाहती है, कुछ अच्छे से जीना चाहती है, कुछ सम्मान चाहती है, यानी जिसके अंदर लौकिकता है, और दरिद्र भी है, और कुछ उनको सहारा चाहिए। ऐसे जो महिला है उसको अंतःपुरे कृतसत्कारा महामात्र कुलानि अधिगच्छेत, यानी उसका अंतःपुर के अंदर अच्छे से सम्मान भी हो, और वो जो राज्य के बड़े अधिकारियों के भी घरों में जाते रहे, यानी वहां भी उसका सम्मान हो उनके परिवारों की स्त्रियों के अंदर।
ये तया मुंडा वृषयो व्याख्याताः। जिस प्रकार ये परिव्राजिका है उसी प्रकार मुंडा, उसी प्रकार वृषय है। मुंड जो है ना, ज्यादातर बौद्ध भिक्षु मुंड होते थे। सनातन धर्म की जो भिक्षु सन्यासी वे जटिल होते थे। तो बौद्ध धर्म की जो स्त्री भिक्षु की, वो भी इसी प्रकार नियुक्त किया जाए। वृषणी जो बिल्कुल जो दुष्टा है उसको भी इसी प्रकार नियुक्त किया जाए, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं काम आते हैं। जो बिगड़े हुए भी काम आएंगे, अच्छे भी काम आएंगे। तो ये जो 4 प्रकार के गुप्तचर है, ये संचाराह कहते हैं इनको, यानी ये घूम फिर के काम करने वाले। पहले जो बताया था वो अपनी जगह पर बैठ के काम करते हैं। अब ये जो बताए हैं ये सारे, ये चारों घूम फिर के काम करने वाले हैं। तान राजा इनको राजस्व विषये मंत्री पुरोहित सेनापति युवराज दौवारिका अंतर्वंशिक प्रशास्त्री समाहर्त्री सन्निधात्री प्रदेष्ट्री नायक पौरव्यावहारिक कांतार कार्मांतिक होना चाहिए। ये कार्मांतिक मंत्री परिषद अध्यक्ष दंड दुर्ग अंतपाल अटविकेशु श्रद्धेय देश वेश शिल्प भाषाभिजनापदेशान भक्तितः सामर्थ्य योगाच्च अपसर्पयेत। इतने सारे बताए हैं। मंत्री पता है, पुरोहित पता है, सेनापति पता है, युवराज पता है, दव्वारिक जो द्वारपाल है, अंतर्वंशिक जो अपने यानी अंतःपुर के अंदर रहकर जो रक्षा करने वाले हैं, प्रशास्ता, ये सारे अधिकारी है। समाहर्ता, प्रशास्ता, ये अलग अलग प्रकार के अधिकारी हैं जो आगे अध्यक्ष प्रचर में आएंगे। इनमें से पहले ये कुछ कोष से संबंध रखते हैं। सन्निधाता, प्रशास्ता, समाहर्ता, प्रदेष्टा तो होता है कंटक शोधन अधिकारी। नायक सेना के अंदर एक स्तर है। पौर होता है नगर के मुख्य अधिकारी। व्यावहारिक जो व्यवहारों का ध्यान रखता है, विभिन्न प्रकार के वाणिज्य आदि व्यवहारों का ध्यान रखने वाले वो अधिकारी अध्यक्ष। कार्मांतिक जो धातुओं का शोधन करने का जो विभाग है उसके अधिकारी। मंत्री परिषद अध्यक्ष में से, इनमें से कई अध्यक्ष हो चुके हैं, बचे हुए अध्यक्ष है। दंड यानी सेना, दुर्ग के रक्षा में जो लगे हुए जो सैनिक और अधिकारी। अंतपाल होता है अपनी जनपद की सीमाओं में विभिन्न दिशाओं में छोटे छोटे से वो किला जैसा बनाया जाता है। एक तो मुख्य जो जनपद के केंद्र में जो मुख्य नगरी है वो भी किला होता है, और एक दुर्ग होता है। जनपद की चारों तरफ अनेक दुर्ग होते हैं अपनी सीमा में, जिसको अंतपाल दुर्ग कहते हैं। वो छोटे छोटे होते हैं जिसमें एक अधिकारी रहेगा, और वो राज्य के अंदर आने जाने की जो रास्ते में वो होगा, और वहाँ जो सामान आता जाता है उसका परीक्षण आदि ये सब होंगे। और अटविक जो जंगल में जो रहते हैं, जनपदों की सीमा में जंगल होता था और वह जंगल में जो अनार्य लोग रहते थे, तो उन पर भी ध्यान रखना है। यानी इन सब के ऊपर ध्यान रखना है। ये सब ये पहले जो बताए इन 4 गुप्तचरों के विषय हैं। और वो क्या करना है, इन सब के अंदर कैसे घूमना है। श्रद्धेय देश वेश शिल्प भाषा विजरा अपदेशान, यानी श्रद्धा के योग्य कोई देखे तो ऐसा ना लगे कि नाटक कर रहा है। जो देखे तो उनको लगना चाहिए कि सच है। उस प्रकार की देश और वेश
उस प्रकार की जगह पर वो रहे, यानी अपने अनुकूल जगह पर ना रहे, या जहाँ रह रहे हैं उसके अनुकूल स्वयं बने। अब किसी देश में गया है, वहाँ वहाँ की जो स्थानीय वेशभूषा है उसके विपरीत कुछ वेशभूष किया तो लोगों को पता चलेगा ये तो कोई या तो नाटक कर रहा है, बाहर का है। तो वहाँ लोग विश्वास करें उस प्रकार की देश और वेश और उस प्रकार की शिल्प, यानी कोई ना कोई कामकाज, और उस वहाँ की भाषा, और वहाँ के कुछ अपने बंधु बांधव भी उत्पन्न कर ले पहले से, यानी कुछ ऐसे फिटिंग जो कहते हैं ना वो कर ले। उस प्रकार के एक अपदेश यानी बहाना बनाते हुए भक्तितः सामर्थ्याच, राजा के प्रति पूरी समर्पण के साथ और अपने सामर्थ्य के अनुसार अपसर्पयेत, उनको राजा भेजे ऐसी जगहों पर जहां चार की आवश्यकता है, जहां से समाचार की आवश्यकता है। एक सामान्य नियम बताया। अब जो चार प्राप्त हुआ उसको कैसे आगे बढ़ाना है वो बता रहे हैं। तेषां बाह्यम चारम छत्र भृंगार व्यंज छत्र भृंगार व्यजन पादुकासन यान वाहनोपग्राहिण तीक्ष्णा विद्युः। इसमें जो दूसरा तीक्ष्ण नामक जो गुप्तचर है, वो जिनके ऊपर वो जासूसी कर रहे हैं उनकी बाहर का समाचार, उनके अलग अलग सेवा करते हुए सेवक बनकर, और सेवा क्या क्या, एक तो छत्र, जो बड़े अधिकारी है उनका छाता पकड़ा जाता है, अथवा भृंगार चामर। ये भृंगार चामर, चामर क्या है जी, मैं जानता नहीं हूँ। आप में से कोई जानते चामर किसको कहते हैं? वो जो आचार्य वो जी कपड़ा वो होता है ना, हिलाते हैं वो, जैसे गुरुद्वारों में होता है, उसको कहा है। फिर व्यजन भी है। अच्छा, वो दो प्रकार की है, एक तो पूरा व्यजन यानी पंखा है, और एक दूसरा वो ठीक है, एक जिसमें पतली सी धागे जैसे होते या कुछ ऐसा होता है। हाँ वही है आचार्य जी। वो ठीक है, दोनों प्रकार का काम, भृंगार और व्यजन, वो हल्का सा हवा के लिए और व्यजन जो है ज्यादा हवा के लिए। पादुका आसन यानी पादपीठ कहते हैं, बैठते समय पैर रखने की जो जगह होता है वो रखना। इस प्रकार घरेलू जो निजी कार्य है उन कार्यों में लगाना है पादुकासन। और फिर यान वाहन, उनके जो रथ आदि है, घोड़े गाड़े इत्यादि, या ढोली है, ढोली ढोना, तो ये सब सेवा के नाम से उनके पास जो दूसरा तीक्ष्ण है, जो चुस्त रहते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, प्राणापाय उनका, उनको डर नहीं है कि यहाँ तो मैं मरूंगा, पकड़ा जाऊंगा। तो उस प्रकार की तीक्ष्ण को वहां लगा दो और वो वहां की सारी जानकारियां इकट्ठा करते रहे। तम सत्रिणः संस्थासु अर्पयेयुः, यानी उस समाचार को सत्री जो है संस्था, संस्था का मतलब समाप्ति, अंतिम अधिकारी, जहां तक वो चार जाना है, कभी राजा हो सकता है, कभी मंत्री हो सकता है, कभी सेनापति हो सकता है, तो वहां तक सत्री पहुंचावे। यानी ये तीक्ष्ण आदि जो है अपनी जगह पर काम करते रहे, और क्षत्रियों का काम है कि उनसे गुप्त रूप से संपर्क बनावे, उनके समाचार को गुप्त रूप से वहां से लेना है और राजा के पास या जो भी अधिकारी है उनके पास ले जाकर वो समाचार देना है। ये काम क्षत्रिय का है। ये दोनों का काम बता दिया, तीक्ष्ण का भी और क्षत्रिय का भी। अब आगे है सुदारालिक, मुद्रण बहुत खराब है, एक मिनट।
सुधारादिक स्नापक संवाहक आस्तरक कल्पक प्रसादकोदक परिचारक रसदाह। जो दूसरा रसद है उनको कहाँ लगाना है तो बता रहे हैं। पहला सूद, सूद का मतलब है पाचक, रसोइया। दूसरा आराधक, ये मांस आदि पकाने वाला। आर्यों में नहीं, अनार्यों में करना है तो फिर वो भी काम आना चाहिए। यानी ये वैसे ही बहुत क्रूर और दुष्ट होते हैं तो ये सब जानते होंगे। सुधाराधक, स्नापक स्नान कराने वाला, संवाहक मालिश करना या जिसे यानी भुजाएं वगैरह दबाना होता है। आस्तरक, बिछौना बिछाना है, बिस्तर वगैरह बिछाना है। संवाहक, आस्तरक, कल्पक। अच्छा, कल्पक है शायद, कल्पक नाई है, नाई का कार्य। प्रसाधक, ये कपड़े पहनाने वाले, यानी स्नान के बाद कपड़े देना और उसके बाद फिर अलंकरण करना इत्यादि। नट नर्तक, गायन वादक, वार जीवन कुशीलवाह। नट नर्तक आदि तो आपको पता है, नट नर्तक गायन वादक तो पता है। इसके बाद वार जीवन, नहीं वाग जीवना, ये मुद्रण गड़बड़ है। वाग जीवना यानी बोल के प्रसन्न करना। क्या बोलते उसको, भट्टराज कहते थे या क्या बोलते, जो प्रशंसा करने के लिए नियुक्त होते हैं। बस वो प्रशंसा करते रहेंगे, वाह महाराज आप तो ऐसा हो वैसा हो। और कुशील जी, कवि हो सकता है। कवि भी है पर ये अलग से एक वो है, यानी उनका काम भाट केवल बोलते हैं क्या? जी अच्छा रे, भाट भाट को बोलते हाँ, हैं? भाट भाट भाट, ठीक है। हम तेलुगु में भट्टराज कहते थे या भाट कहते हैं। उनका काम ही केवल प्रशंसा करना होता है। और कुशीलो भी ये यही है वैसे तो, नृत्य आदि। तो इसके साथ साथ ये सारा जो करने वाले ये रसदा, इसमें ज्यादा काम नहीं है, जितने बताए हैं हल्के काम है सारे, ज्यादा भारी काम नहीं है। और कुब्ज वामन किरात मूक बधिर जड़ांध छद्मनो, छद्मानो नट नर्तक। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ मेरे पहले पढ़ने में? शायद आगे चला गया लगता है, एक पंक्ति छोड़ के। प्रसाधक, उदक परिचारक रसदा, उदक परिचारक रसदा, बीच में पढ़ते पढ़ते मैं शायद इधर उधर हो गया। तो उदक परिचारक यानी जल देने वाले और छोटी मोटी सेवा करने वाले, ये रसद है। और ये जो है ये काम करे अथवा कुछ और रूप धारण करे। कुब्ज यानी क्या बोलते हैं उसको, जो झुका हुआ रहता है जिसकी कमर। और वामन यानी छोटे कद का। और किरात यानी शिकारी बनके। मूक यानी मूक और बधिर तो गूंगा और बहरा। और जड़ यानी बिल्कुल क्या बोलते हैं, बुद्धिहीन जैसा। अंध या अंधा, इस प्रकार की वेश धारण करके। अथवा नट नर्तक गायन वादक वाग जीवन कुशीलवाह, ये सारे जो नाचना गाना वादन अथवा भाट इत्यादि का जो है ना, ये कार्य करते हुए
और इसी प्रकार पुरुष भी और स्त्री भी। ये आभ्यंतरम चारम विद्युः, ये अंदर की बातें समझे, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले वाले जो थे वो बाहर के काम थे, ये सारे जो ये जितने काम बताए ये अंदर की हैं, तो ये घर के अंदर की भी बातें जाने। तम भिक्षुक्यः संस्थासु अर्पयेयुः, जैसे पुरुष है तो सत्री, ये पहले बताया है। यदि स्त्री गुप्तचर का कार्य कर रही है तो वहां से भिक्षुकी जो है वो उसका समाचार लेकर उस अधिकारी को बतावे, क्योंकि उनका राज परिवार में और जो बड़े अधिकारियों के परिवार में आना जाना बना रहता है, तो उसके आने जाने में किसी को संशय नहीं होता। और ये बाहर भी घूमती है तो जहाँ ये गुप्तचर काम कर रहे हैं वहां भी वो घूम सकती हैं, तो मौका देखकर वो भिक्षुकी को बतावे और भिक्षुकी जाकर वहां बतावे अधिकारियों को। तो इस प्रकार से जो है ना, ये चारों विभागों का अपने कार्य बताया गया है। अब कुछ सामान्य बातें बताएंगे। अब ये जो है अपने समाचार सत्री और भिक्षुकी को कैसे बतावे बता रहे हैं। संस्था नाम अंतेवासिनः संज्ञायेभिश्चार संचारम कुर्युः, यानी अपनी जगह पर अंदर रहकर जो कार्य कर रहे हैं, जो बाहर कार्य कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा इनके साथ कहीं बीच में मिलके कर रहे। जो घर के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं और उनको सूचना देना है वो कैसे करे, तो बता रहे संज्ञा लिपिभिश्च, यानी एक तो संज्ञा, संज्ञा शब्द यहाँ जो है ना संकेत के रूप में, इशारे से, तो इशारे से कुछ बोल दे अथवा कुछ लिखकर उसके पास पहुंचा दे। सीधा जाके बोल नहीं सकते, तो किसी प्रकार से लिख के किसी जगह पर रखे और बोले कि वहां से उठा देना, सावधानी से करना होता है सब काम। तो इस प्रकार जो है चार संचारम कुर्युः, जो अपनी चार यानी जो गुप्त उन्होंने विषय वो देख लिया, जो जानकारी प्राप्त की उसको चार कहते हैं। चार संचार यानी चार का संचार, उसको आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार करना है, या तो इशारों से करो या लिख के पर्ची जो है धीरे से किसी प्रकार से वहां तक पहुंचा दे। न च अन्योन्यम संस्थास्तेवा विद्युः, अब राजा को ये भी व्यवस्था करना होगा कि गुप्तचर एक दूसरे को भी न जाने, और इसमें हो सकता है जहां मिलकर काम करना है वहां जानना भी आवश्यक हो सकता है, तो दूसरे ग्रुप को ना जाने। यानी जितनी कम जानकारी गुप्तचर के पास हो उतना अच्छा है। प्रयास यही हो कि गुप्तचर दूसरे ना गुप्तचरों को जाने ना और कोई राजा की योजना को जाने। उनका काम सिर्फ ये है कि जहां बताया वहां जाके वहां से समाचार इकट्ठा करके जिस अधिकारी को बताना होता है वहां जाके बतावे। भिक्षुकी प्रतिषेधे द्वास्थ परंपरा माता पितृव्यंजनाः शिल्पकारिकाः कुशीलवा दास्यः वा गीतपाठ्यवाद्य भाण्ड गूढ़ लेख्य संज्ञाभिर्वा चारम निर्हारयेयुः, जो घर के अंदर का जो चार है समाचार है, क्योंकि सत्री जो है अंदर जा नहीं सकता। घरों के अंदर जाने की जो व्यवस्था है वो भिक्षुकी की होती, क्योंकि स्त्रियों से बात करनी है तो घर के अंदर वो जा सकती हैं। पर किसी घर में मान लो गुप्तचर तो है, पर उस घर में भिक्षुकी को अंदर जाने से मना किया तो वहां कुछ व्यवस्था ऐसा करना पड़ेगा कि राजा को वह द्वारपाल भी अपने आदमी को लगाना पड़ेगा
जो अंदर वाला है द्वारपाल को देगा और वो आगे इनको पकड़ा देगा। इस प्रकार द्वास्त परंपरा से, अथवा जो काम कर रहा है उसके माता पिता फलाना बनकर जावे अंदर, अथवा कोई विशेष शिल्पकारी का यानी कोई विशेष कलाकारी को लेकर जावे। कुशीलव दास्योव यानी कुशीलव भी जो है ना एक प्रकार से कलाकारी है, वो गाना बजाना आदि संबंधी मनोरंजन संबंधी जो है, अथवा दासी बनकर जावे, अथवा गीत पाठ्य वाद्य भांड गूढ़ लेख्य, नहीं, गीत पाठ्य वाद्य भांड ये जो है ना ये अलग अलग विद्याएं हैं। तो गीत बोलना और कोई श्लोक बोलना, वाद्य जो वादन करना यानी वादित्र का वादन करना, इस प्रकार का जो है, या फिर ऐसा है कि कोई घर के अंदर से बाहर कोई सामान आता है, बर्तन है या कोई भी चीज अंदर से बाहर या बाहर से जो अंदर आता है, उनके साथ गूढ़ लेख अथवा संज्ञा यानी इशारों के द्वारा वो समाचार को प्राप्त करके वो आगे बढ़ावे। तो ये सारे उपाय बता रहे एक संकेत के रूप में, बाकी खुद को भी ढूंढना पड़ेगा समय परिस्थिति के अनुसार। किसी ना किसी प्रकार से अंदर का समाचार वो आगे क्षत्रिय या भिक्षुकी तक पहुंचाना ही होगा, जो कि आगे फिर ले जाएंगे। दीर्घ रोगोन्माद अग्नि रस विसर्गेन व गूढ़ निर्गमनम। और कुछ रास्ता नहीं बन रहा तो जो अंदर जो काम कर रहा है उसको फिर एक्टिंग करना पड़ेगा कि जी मैं तो रोगी पड़ गया हूँ, बुखार आ गया है या कुछ हो गया है, दौरा पड़ गया है। और उन्माद का मतलब अचानक पागल बनना, ताकि बाहर निकल सके। और भी बात नहीं बन रहा तो फिर कुछ आग लगा दे किसी जगह पर, फिर सबका ध्यान हटेगा, उस समय जाके बता दे। अथवा रस विसर्गेन, अथवा भोजन में कुछ मिला दे ताकि वो थोड़ी देर बेहोश हो जाए, तब तक जाके कर ले अपना काम। ये सब आपातकाल में यानी परिस्थिति के अनुसार ये सारे उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो ये जो है ना चार संचार की व्यवस्था बताए है ना अपने गुप्तचर जो है अपनी जो सूचनाएं कैसे आगे बढ़ावे। अब आगे राजा के लिए कुछ विशेष बातें बता रहे हैं। त्रयाणाम एक वाक्य संप्रत्यय। एक गुप्तचर यदि कोई सूचना दे दे उसको पूरा नहीं मान सकते, क्योंकि गुप्तचर गड़बड़ भी कर सकता है या उसको भ्रांति भी हो सकती है। या गुप्तचर कभी जो है ना दो तरह की बात हो सकता है, वो पकड़ा गया शत्रु जो है या जो भी कोई अधिकारी उसको खुद धरा धमका के अब उल्टा तो वहां की बात मुझे बताओ या यहाँ की गलत बात भेज दो, इस प्रकार की भी बातें हो सकती हैं। तो इस कारण से कह रहे हैं त्रयाणाम एक वाक्य, तीन तीन गुप्तचर लगाना है और तीनों एक प्रकार की सूचना दे तब जाके उसको मान दे। तो ये एक सामान्य नियम है, हर जगह ये संभव नहीं कि इतने सारे अधिकारी और सबके ऊपर तीन तीन गुप्तचर, वो तो फिर सारे की इतनी सारे गुप्तचर हो जाएंगे कि वो गुप्त होगा ही नहीं, और उनका वेतन भोजन इतना हो जाएगा कि राजा के बस की नहीं है। इसलिए जहां आवश्यक है वही गुप्तचर लगाए जाते हैं, जहां और प्रकार से संशय होने पर, और वहां भी संख्या आदि परिस्थिति के आधार पर ही होना चाहिए। एक सामान्य नियम बताया कि तीन जगहों से एक समान सूचना मिले तो ही मानना चाहिए। ज्यादा गंभीर जो स्थिति है वहां तो यही करना चाहिए, नहीं तो सामान्य विषयों में एक से भी काम चल सकता है। तेषाम अभीक्ष्ण विनिपाते तूष्णीम दंड प्रतिषेधो वा। और यदि कोई ऐसा गुप्तचर बार बार गलत सूचनाएं देता है उनको चुपचाप दंड दो अथवा उसको अपने काम से हटा दो, भैया अब तू काम का ना हो, तुम रहने दो, घर बैठो। तो लंबा है, आज इतना रखेंगे, बाकी कल करेंगे।
इतने में कुछ पूछना है? गुरुजी सत्री और संतरी अलग अलग है क्या? क्या क्या? सत्री जो अभी आज हमने पढ़ा वो, और संतरी जो कल परसों पढ़ा था ना, जो संतरी। संतरी नहीं है कोई, सारे सत्री ही है। अच्छा, तो वो जो परीक्षा के अंदर वो आके बोलते हैं वो सब हाँ, सत्री वो है, सब संतरी सत्री कोई है। नहीं? हाँ, सत्री ही है, संतरी नहीं है। संतरी हिंदी में है, आजकल संतरी कहते हैं। हाँ हाँ। और आजकल उनको शायद संतरी कहते हैं, बाकी संस्कृत में शब्द है सत्री। सत्री, अच्छा। और ये जैसे कोई गुप्तचर कोई घर के अंदर है, हम्म, और जो सत्री है, हम्म। मतलब कोई नया सत्री बना है, तो वो कैसे ट्रस्ट करेगा कि नहीं ये नहीं, राजा वो का तो ही है? पहले से परिचय कराया जाएगा, काम में लगाने से पहले सारी व्यवस्था बताई जाएगी। तू वहां करेगा और वो समाचार इसको देगा, फलाना व्यक्ति को। हाँ बीच में बदल जाए तो फिर दिक्कत होगी। हाँ, तो वो कुछ वो तो बोल व्यवस्था भी देते होंगे ना शायद कि ये अंगूठी हो या फिर ये इशारा हो तो समझ जाना कि बदल गया है, ऐसा कुछ हाँ, कुछ ना वो कुछ भी वो बता होगा, देते वो हैं। कुछ ना कुछ व्यवस्था दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ओके, धन्यवाद। ठीक है, तो ठीक है, आज इतना रखेंगे। ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ।